हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम टॉपिक पढ़ रहे थे मोल कंसेप्ट और इस चैप्टर मोल कंसेप्ट में हमने बात की थी स्टोइकियोमेट्री के बारे में। आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, तो चलिए आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा आज का जो चैप्टर है, हम लास्ट क्लास के चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ मोल कंसेप्ट। और जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो टॉपिक हमारा है स्टोइकियोमेट्री। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये बात पढ़ी है कि स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या है। केमिकल रिएक्शन जो भी हो रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में ही कंप्लीट हो। कई बार एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा जिसमें बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग जितने सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है उससे कम सब्सटेंस अवेलेबल है, तो उस कंडीशन में रिएक्शन किस तरह से कंप्लीट होगी, यही हम बात कर रहे थे स्टोइकियोमेट्री में। और इसी टॉपिक को अगर हम लोग कंटिन्यू करें तो स्टूडेंट, आप ये बात जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है, इट्स अ सब्जेक्ट वेयर वी आर डीलिंग विद केमिकल चेंजेस। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम केमिकल चेंजेस से डील कर रहे हैं, लेकिन ये केमिकल चेंज एक सिंगल स्टेप में हो ये ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई केमिकल प्रोसेस 2 और मोर देन 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा हो। अगर ऐसी कोई कंडीशन एग्जामिनर आपको देता है और उस प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है, यही हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम आज की क्लास में स्टोइकियोमेट्री के अंदर जो पहला पार्ट पढ़ रहे हैं वो है सीक्वेंशियल रिएक्शन। कई बार केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज इस तरह के भी होंगे कि कोई एक प्रोडक्ट एक स्टेप में ना मिलकर के 2 और मोर देन 2 स्टेप में कन्वर्ट हो रहा हो। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन को सीक्वेंशियल रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन सीक्वेंशियल रिएक्शन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन का होना ज़रूरी है, और वो नेसेसरी कंडीशन क्या है? एटलीस्ट वन सब्सटेंस मस्ट बी कॉमन इन 2 सीक्वेंशियल रिएक्शन। किसी भी सीक्वेंशियल प्रोसेस में कोई एक ऐसा सब्सटेंस ज़रूर होना चाहिए जो 2 सीक्वेंशियल रिएक्शन में कॉमन हो। कैसे होगा ये हम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि मैंने 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट ए को रिएक्शन करवाया 4 मोल ऑफ रिएक्टेंट बी से, और ये रिएक्ट करके हमें 3 मोल ऑफ प्रोडक्ट सी अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। दिस इज स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या हो रहा है? कोई एक केमिकल चेंज हमने अज्यूम किया जहां पर 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट ए आर रिएक्टिंग विद 4 मोल ऑफ रिएक्टेंट बी, और हमें 3 मोल ऑफ प्रोडक्ट सी के अवेलेबल हो रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया? 1 मोल ऑफ सी, अब देखो जो पहले प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट बन गया। 1 मोल ऑफ सी रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ रिएक्टेंट डी, जिसकी वजह से आपको 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट ई मिल रहा है और 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट एफ भी मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में स्टेप 2। ये हो गया हमारे पास में स्टेप 2। और स्टेप 3 हमारे पास में ये हो जाएगा। हम एक एग्जांपल अज्यूम कर रहे हैं कि 1 मोल ऑफ F substances reacted with 2 मोल ऑफ G substances to give you, आप हमें ये 2 मोल ऑफ H प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो अगर मैं इन तीनों स्टेप को कंक्लूड करूं वर्ड्स में, तो 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट A एंड 4 मोल ऑफ रिएक्टेंट B आर प्रोड्यूसिंग 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट H। ये पूरा केमिकल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर स्टेप 1 और स्टेप 2 में आप देखिएगा रिएक्ट सब्सटेंस C जो है ये कॉमन है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेप 1 और स्टेप 2 सीक्वेंस में होने वाली रिएक्शन है। और स्टेप 2 में और स्टेप 3 में सब्सटेंस F जो है वो कॉमन है। F स्टेप 2 के लिए प्रोडक्ट था, F सब्सटेंस जो है वो स्टेप 3 के लिए रिएक्टेंट
हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेप थर्ड और स्टेप सेकंड जो है ये दोनों ही एक दूसरे के सीक्वेंस में हो रही हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने लास्ट क्लास में स्टोइकियोमेट्री जो पढ़ी थी उसमें हमने किसी एक सिंगल स्टेप रिएक्शन का मोल मोल एनालिसिस भी किया है, मास मास एनालिसिस भी रिएक्शन किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, और हमने वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन को भी देखा था। क्या वही कंसेप्ट हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इस पूरे प्रोसेस पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन दे दूं सिर्फ सीक्वेंशियल रिएक्शन को समझाने के लिए, तो क्वेश्चन ये है 2 मोल ऑफ ए और 2 मोल ऑफ बी आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि H के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे। आपको 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट ए और 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट बी दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि कितने मोल ऑफ H प्रोडक्ट के बनेंगे। तो स्टूडेंट, क्या हम इस पूरे प्रोसेस में मोल मोल एनालिसिस लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन मोल मोल एनालिसिस लगाने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट Lr कौन होगा, वो सब्सटेंस कौन सा है जो इस बात का जस्टिफिकेशन करेगा प्रोसेस कितना आगे जाएगा। अगर आपको याद हो तो Lr निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था गिवन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अब अगर मैं A सब्सटेंस दिया हुआ है और B सब्सटेंस दिया हुआ है, यही रिएक्टेंट है, गिवन मोल कितने हैं? 2 है A के, B के गिवन मोल कितने हैं? 2, और इनको हम लोग डिवाइड कर देते हैं इनके स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से। तो A का स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में कितना है? देखो ये जो रिएक्शन दी गई है ये सारी रिएक्शन बैलेंस है, ओके। तो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है? 2, और B का स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है? 4। हमने ये कहा था कि Lr निकालने के लिए गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट का रेशियो जिसका मिनिमम होगा वो ही हमारा Lr होगा। तो A के लिए इसकी वैल्यू आ जाती है 1 और B के लिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो आप लोगों को ये देख करके समझ में आ गया कि सब्सटेंस B, रिएक्टेंट B वो सब्सटेंस है जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट के तौर पर वर्क करेगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हम ये बात कर रहे हैं, देखो Lr कौन है हमारा? B, तो हम B वाले सब्सटेंस को ही फोकस कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं 4 मोल ऑफ B गिव्स यू 3 मोल ऑफ C, ओके, मीन्स 1 मोल ऑफ B विल गिव यू 3/4 मोल ऑफ C, यही आपको मिलेगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लिमिटिंग रिएजेंट B है तो उसी के पूरे मोल कंज्यूम करने हैं। तो क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है 2 मोल ऑफ B हमें कितना प्रोवाइड कर देंगे? 2 × 3/4 मोल ऑफ C। हमें ये पता चल गया कि C के इन बिटवीन द रिएक्शन कितना C प्रोड्यूस हो रहा है। अब आते हैं यहाँ पर, ये हमारा था फर्स्ट पार्ट या हम फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आते हैं, देखो हमें C से बनाना है, C रिएक्टेंट से हमें F प्रोडक्ट बनाना है क्योंकि F जो है वो थर्ड स्टेप में कॉमन है। तो हमने ये कहा 1 मोल रिएक्टेंट C ये आपको देता है 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट F, बैलेंस्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अब इंटरमीडिएट C कितना प्रोड्यूस हुआ था जो डेटा हमें दिया गया है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 × 3/4 मोल ऑफ C, ये आपको देगा 2 × 3/4 जिसकी वैल्यू 1.5 हमारे पास में आ जाएगी मोल ऑफ F। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो ये हमारा सेकंड स्टेप जो ऑब्जर्वेशन था वो भी हो गया। अगर हम थर्ड स्टेप की तरफ चलें इस पूरे प्रोसेस में, तो हमें ये पता है कि 1 मोल F हमें 2 मोल H प्रोवाइड कर रहा है। हमें क्या हो रहा, ऑप्ट हो रहा है 1 मोल F जो है वो हमें 2 मोल ऑफ H रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट 2 × 3/4 मोल ऑफ H हमें कितना मोल ऑफ F हमें कितना H प्रोवाइड करेगा? 2 × 3/4 × 2 मोल ऑफ H हमारे प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो अगर मैं इसकी टोटल कैलकुलेशन करूं तो 3 मोल ऑफ H हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएंगे। आई होप
पूरे प्रोसेस को देख करके आपको ये पता चल गया कि क्वेश्चन में हमें हर एक स्टेप को फोकस करना है, रिएक्शन को फोकस करते हुए, और जो डेटा क्वेश्चन में हमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कैसे हमें आंसर लेकर के आना है। ये बात समझ में आ गई? चलिए, ये तो मैंने एक अज्यूम्ड रिएक्शंस आपको बताई थी, सब्सटेंसेस हमें पता नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं किसी नॉन केमिकल रिएक्शन को फॉलो करते हुए ये सीक्वेंशियल रिएक्शन कैसे सॉल्व की जाती है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमने क्वेश्चन ये कहा है, चलो क्वेश्चन की हेल्प से अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं आपके लिए, तो हम बात कर रहे हैं कि 8 ग्राम सल्फर आपको दिया गया है। देखो क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 ग्राम सल्फर बर्न इन एयर, ओके, देन हाउ मच सल्फ्यूरिक एसिड विल प्रोड्यूस। हम क्या कर रहे हैं, 8 ग्राम सल्फर हमें दिया गया है जिसको एयर में बर्न करेंगे, हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, हम उसे कन्वर्ट करेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड में और उसको रिजल्टेंट वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाने वाले हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए लिखता हूं, तो सॉल्यूशन हमारे पास में हो जाएगा, देखो पहले रिएक्शन देख लेते हैं, सल्फर बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव यू सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, एयर में से आ रही है, तो ये हमारे पास बनाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड को, और बनने वाला प्रोडक्ट जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वाटर में डिसॉल्व करने पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की फॉर्मेशन कर देगा। क्वेश्चन में हमें 8 ग्राम सल्फर दिया गया है और पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड कितनी क्वांटिटी में बन जाएगा। इज दिस क्लियर स्टूडेंट? अगर आप इस पूरी रिएक्शन को ऑब्जर्व करो, इस पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करो, तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन तो बैलेंस है S+O2+SO2, लेकिन सेकंड रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मैं यहाँ से 2 हटा देता हूँ, देखिए रिएक्शन बैलेंस नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 इंसर्ट कर दूँ और यहाँ पर 2 इंसर्ट कर दूँ, तो क्या अब मेरी रिएक्शन बैलेंस हो गई है? बिल्कुल हो गई है। क्या थर्ड रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है? बिल्कुल बैलेंस है, क्योंकि आप ये बात जानते हो कि स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करने के लिए रिएक्शंस का बैलेंस होना जरूरी है। ओके, ये मेरे पास हो गया स्टेप 1, ये मेरे पास में हो गया स्टेप 2 और ये मेरे पास हो जाता है स्टेप 3। क्या स्टेप 1 और स्टेप 2 में कोई सब्सटेंस कॉमन है? बिल्कुल, SO2 कॉमन है। क्या स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड में कोई सब्सटेंस कॉमन है? यस, SO3 कॉमन है। तो हाँ, ये हमारी एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है। क्या हम इस पर मोल मोल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि हमें सब्सटेंस का मास निकालना है, कितना सल्फ्यूरिक एसिड आपको मिल रहा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। 8 ग्राम सल्फर आपको दिया गया है, तो क्या मैं इस मास से, जो मास आपको दिया गया है, उससे मोल ऑफ सल्फर निकाल सकता हूँ? गिवन मोल ऑफ सल्फर, कितने सल्फर के मोल अवेलेबल हैं हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? तो ये हो जाएगा गिवन मास, ये कितना है 8। देखो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, गिवन मास और डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। गिवन मास कितना है? इट इज 8 ग्राम, और सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 32 ग्राम। तो मोल, गिवन मोल हमारे पास में कितने आ जाएंगे? 0.25 मोल। कितने मोल आपको क्वेश्चन में गिवन है? 0.25 मोल। ये कितना हो जाएगा? 1/4, 0.25 मोल आपको गिवन है। आपको ये बताना है कि 0.25 मोल को यूज करके कितना ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। हमने ये कहा जब हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड है तो हम ये कह रहे हैं 1 मोल ऑफ सल्फर गिव्स अस 1 मोल ऑफ SO2। दिख रहा है रिएक्शन बैलेंस है, उसके अकॉर्डिंग मीन्स 0.25 मोल ऑफ सल्फर विल गिव यू 0.25 मोल ऑफ SO2। हमें ये बात समझ में आ गई कि सेकंड स्टेप के लिए हमें कितने SO2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने SO2 बन रहे हैं। चलिए, ये हमारा स्टेप 1 सॉल्यूशन का।
सेकंड, हम अगर स्टेप 2 यहाँ पर फॉलो करें तो वो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल रिएक्शन 2 मोल ऑफ SO2 विल गिव यू 2 मोल ऑफ SO3। बैलेंस केमिकल रिएक्शन से हमें ये बात पता लग रही है, मीन्स 1 मोल ऑफ SO2 विल गिव यू 1 मोल ऑफ SO3। और SO2 बन कितना रहा था, 0.25, मीन्स 0.25 मोल ऑफ SO2 विल गिव यू 0.25 मोल्स ऑफ SO3। यह हो गया हमारा स्टेप 2 कैलकुलेशन का। थर्ड अगर हम मूव करते हैं स्टेप थर्ड पे, तो हमारे पास में अब हम थर्ड स्टेप को फॉलो करते हैं। 1 मोल ऑफ SO2, 1 मोल ऑफ SO3, नॉट SO2, 1 मोल ऑफ SO2 हमें देता है 1 मोल ऑफ H2SO4, देन 0.25 मोल ऑफ SO3 हमें प्रोवाइड करेंगे 0.25 मोल ऑफ H2SO4। इज दिस क्लियर? क्या हमें यह पता लग गया कि 8 ग्राम सल्फर को यूज करके कितने मोल सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, ये हमें पता लग गया है। अब क्या हम इस मोल को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, क्या हम इस मोल को कन्वर्ट कर सकते हैं मास में? यस, हमें ये पता है कि मास, गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस विल बी मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मोलर मास भी कह सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना होता है, 98 ग्राम पर मोल, तो ये कितना आ जाएगा 0.25 इंटू 98, तो ये हमारे पास में आ जाएगा अबाउट 98/4 इज इक्वल टू 24.25 ग्राम। इतना ग्राम हमारा सल्फ्यूरिक एसिड ऑलमोस्ट बन जाएगा। क्लियर है? तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि सीक्वेंशियल रिएक्शन को कैसे स्टोइकोमेट्री में अप्लाई करना होता है। आप मोल मोल रिलेशनशिप निकालोगे, वो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए फाइंड आउट करना, टास्क को पूरा करना। क्लियर है? चलिए, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोइकोमेट्री का कंसेप्ट आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। हम मोल कंसेप्ट में स्टोइकोमेट्री का ही एक और पार्ट यहाँ पर समझने वाले हैं। ये है हमारे पास में परसेंटेज यील्ड। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ टुडेज क्लास, इट इज परसेंटेज यील्ड। स्टोइकोमेट्री में नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है परसेंटेज यील्ड। देखो, कई बार केमिकल रिएक्शन जो हो रही होती है थियोरेटिकली कंप्लीटली रिएक्टेंट कंज्यूम होगा और जितना प्रोडक्ट दे सकता है उतना प्रोडक्ट आपको देगा, लेकिन अगर कंडीशन आइडियल नहीं है तो इसका मतलब जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था उतना नहीं बनेगा। रिएक्टर खराब हो गया, एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो गए, प्रेशर बदल गया, टेम्परेचर बदल गया, कैटलिस्ट ने इफेक्टिव काम नहीं किया, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उस कंडीशन में जितना प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए था उतना प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता। तो हमें ये बताना है जो प्रोडक्ट मिला है वो थ्योरेटिकल वैल्यू से कितना डिफ्लेक्टेड है, और वही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज यील्ड से। इसका हमारे पास में एक फॉर्मूला हो जाता है परसेंटेज यील्ड का, ये है प्रैक्टिकल यील्ड, कितना प्रोडक्ट आपको मिला है डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज यील्ड आपको निकालना है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास में परसेंटेज यील्ड का। प्रैक्टिकली आपको कितना सब्सटेंस मिला है, थियोरेटिकली आपको कितना मिल रहा है, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। इसे हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास सब्सटेंस है पोटेशियम ऑक्सीक्लोरेट का डिकम्पोजिशन। अगर हम पोटेशियम ऑक्सीक्लोरेट KClO3 को हीट करते हैं तो इसके डिकम्पोजिशन से पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाती है। लेकिन क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं है। बैलेंस्ड करें, बैलेंस्ड करने के लिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर अगर हम 3 लगा देते हैं तो अब ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है।
क्लियर। क्वेश्चन ये दिया गया है कि 10 मोल KClO3 को डिकम्पोज करने पर आपको 10 मोल ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। ओके, ऑक्सीजन गैस की 10 मोल KClO3 को डिकम्पोज करने पर 10 मोल ऑक्सीजन गैस की डिकम्पोजिशन हो रही है। आपको इस प्रोसेस में परसेंटेज यील्ड बताना है, कितना प्रोडक्ट आपको परसेंट की फॉर्म में मिल गया। तो स्टूडेंट, अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस्ड फॉर्म में देखें तो 2 मोल KClO3 हमें प्रोवाइड करता है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये तो आइडियल कंडीशन हो गई। इसका मतलब 1 मोल ऑफ KClO3 हमें प्रोवाइड करेगा 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। यस और नो? बिल्कुल सही। क्वेश्चन में KClO3 कितना दिया हुआ है? 10 मोल दिया हुआ है, तो 10 मोल KClO3 हमें प्रोवाइड कर देता है 10 × 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इतना मोल हमें मिल रहा है। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 15 मोल ऑक्सीजन हमें मिल रहा है। 10 मोल KClO3 कंजप्शन से हमें 15 मोल ऑक्सीजन मिलना चाहिए। लेकिन ये थियोरेटिकल वैल्यू है, ये हमने रिएक्शन को बैलेंस करके आइडियल कंडीशन माना। क्वेश्चन में कितना दिया है? 10 मोल हमें ऑक्सीजन मिल रही है। तो अगर हम इसका परसेंटेज यील्ड निकालना चाहें तो ये हमारे पास में हो जाएगा, प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी है? 10 मोल, इतना आपको मिला है। थियोरेटिकल कितना मिलना चाहिए था? 15 × 100, सो 1000/15 परसेंटेज यील्ड हमारे पास इस प्रॉब्लम का आ जाएगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से प्रोडक्ट कितना मिल रहा है? आइडियल कंडीशन न होने की वजह से प्रोडक्ट कितना मिल रहा है? तो आइडियल मतलब प्रैक्टिकल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू इनटू 100, दैट इज योर परसेंटेज यील्ड। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आज की क्लास में पढ़ रहे हैं। ये हमारे पास में हो जाता है परसेंटेज कंपोजिशन। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और हम पढ़ रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन में हमें इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये हमारे पास में है परसेंटेज कंपोजिशन। स्टूडेंट, परसेंटेज कंपोजिशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था, लेकिन वो था एक मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट के परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। अब हम ये बात कर रहे हैं कि कोई मिक्सचर आपको दिया गया है और जब उस मिक्सचर की केमिकल रिएक्शन होगी तो आपको ये बताना है कि प्रोडक्ट ऑब्जर्व करके कि मिक्सचर में कोई सब्सटेंस कितना अवेलेबल है। यही हमारे पास में हो जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन। क्लियर है? तो इसे भी हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है? आपको 10 मोल मिक्सचर दिया गया है, किसका? HCl प्लस H2SO4 का। HCl भी एक एसिड है, H2SO4 भी एसिड है। इन दोनों एसिड का मिक्सचर आपको दिया गया है 10 मोल। ये इन दोनों के मोल का एडिशन है और इसे हम यूज्ड कर रहे हैं। इट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज्ड 16 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 10 मोल मिक्सचर दिया गया है HCl और H2SO4 का। आपको ये बताना है, और ये मिक्सचर यूज किया जा रहा है 16 मोल NaOH को न्यूट्रलाइज करने में। आपको ये बताना है कि 10 मोल जो मिक्सचर है उसमें HCl का परसेंटेज कितना है और H2SO4 का परसेंटेज कितना है। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? तो क्या हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करें? अगर हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं तो स्टूडेंट, अगर ये HCl है, एसिड है, ये NaOH है, बेस है, दोनों आपस में इंडिविजुअल रिएक्शन करेंगे और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म होगी। तो हम ये बात कर रहे हैं इंडिविजुअल रिएक्शन HCl और NaOH की अगर होती है तो ये हमारे पास सॉल्ट बनाएगा NaCl प्लस H2O। यस और नो? बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो सल्फ्यूरिक एसिड भी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा।
H2SO4 अगर रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो ये भी अपना एक सॉल्ट बना लेगा, सोडियम सल्फेट, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्लियर? अब क्या फर्स्ट रिएक्शन बैलेंस्ड है? स्टूडेंट देख लीजिए, यस ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। क्या सेकंड रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है? नहीं, ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। तो इसे बैलेंस्ड करने के लिए अगर हम यहाँ पर 2 इंसर्ट कर देते हैं तो यस अब ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। चलिए, हमने ये अज्यूम किया कि x मोल अवेलेबल है हमारे पास में HCl के, x मोल HCl के अवेलेबल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन सैंपल 10 माइनस x मोल हमारे पास हो जाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? स्टूडेंट एक बात आप मुझे बताइए, 1 मोल HCl न्यूट्रलाइज करता है 1 मोल NaOH को। इसका मतलब ये है x मोल HCl जो है वो न्यूट्रलाइज करेगा x मोल NaOH को। यस और नो? यस और नो? बिल्कुल सही। चलिए, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के रेस्पेक्ट में बात करें, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज करता है 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो हम ये बात कर रहे हैं कि 10 माइनस x मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये आपके न्यूट्रलाइज करेंगे 2 इंटू 10 माइनस x मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इज दिस क्लियर? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? अब x मोल HCl ने x मोल NaOH को न्यूट्रलाइज किया, 10 माइनस x मोल H2SO4 ने 2 इंटू 10 माइनस x मोल NaOH को न्यूट्रलाइज किया। तो क्या मुझे न्यूट्रलाइज होने वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल क्वेश्चन में गिवन है? बिल्कुल है। तो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग x जो ये वैल्यू आ रही है NaOH की जो न्यूट्रलाइज हुआ, प्लस 2 इंटू 10 माइनस x जो ये वैल्यू आ रही है मोल्स ऑफ NaOH न्यूट्रलाइज्ड की, इसे 60 के इक्वल रख सकते हैं। स्टूडेंट यस और नो? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो अगर हम ये देखें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2x इज इक्वल टू 16 माइनस 20। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप लोग करके देखिएगा। तो यहाँ से हमारे पास में माइनस x इक्वल टू माइनस 4, मोर प्रिसाइजली x इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू आ जाती है। अब अगर x की वैल्यू 4 आ गई है तो हमें ये पता चल गया कि 10 मोल मिक्सचर जो HCl और NaOH का था उसमें HCl के मोल कितने हैं? मैंने अज्यूम किया था x की वैल्यू 4, वो हो गई 4। और अगर हम बात करते हैं H2SO4 के मोल की, जो मिक्सचर आपको क्वेश्चन में दिया गया था वो हो जाएगा 10 माइनस x मीन्स 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 मोल। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है कि हम किस तरह से परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे हैं एक मिक्सचर में अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम गिवन बाय द एग्जामिनर। एग्जामिनर जो प्रॉब्लम दी है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे मिक्सचर के परसेंटेज कंपोजिशन को निकाल रहे हैं। अगर परसेंटेज पूछा जाए तो देखिए 10 मोल में से 4 मोल HCl है तो इसका हो जाएगा हमारे पास 40% HCl, और अगर 10 में से 6 मोल H2SO4 के हैं तो इसका हो जाएगा हमारे पास 60%। ये वो आंसर था जो हमारे लिए डिजायर्ड है। आई होप स्टूडेंट आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने सीक्वेंशियल रिएक्शन पढ़ा है, परसेंटेज यील्ड पढ़ा है और परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ा है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये तीनों ही हमारे स्टोइकियोमेट्री का ही पार्ट हैं और ये हमारे पास में बहुत सारी जो प्रॉब्लम एग्जामिनर हमें ओलंपियाड में देगा उन्हें समझने में हेल्प करेगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।